साल 1906 माउंट फूजी के नीचे एक छोटे से गांव में जन्म होता है सोइचिरो होंडा का। उसका बचपन काफी मुश्किल भरा था। स्कूल में जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपना पूरा टाइम साइकिल की मरम्मत करने में निकालते थे। इसी तरह काफी मेहनत के बाद सोइचिरो एक कंपनी की शुरुआत करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे वो कंपनी भी छिन जाती है। हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन सोइचिरो की मेहनत कम नहीं होती और इसी के साथ शुरुआत होती है होंडा की। सोइचिरो के पिता गांव के एक लोकल लोहार थे, साथ में साइकिल्स भी ठीक करते थे। घर के हालात काफी मुश्किल थे और बचपन में हेल्थ इश्यूज की वजह से सोइचिरो ने अपने 5 भाई बहनों को खो दिया था। जब सोइचिरो सिर्फ 8 साल का था, वो अपनी नॉर्मल रूटीन में अपने पड़ोस से जा रहा था, तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी जिसने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो आवाज के पीछे पीछे गया जब तक कि वो 4 पहियों पर लुढ़कती हुई एक बड़ी अजीब सी मशीन के पास नहीं पहुंचा। ये थी एक फोर्ड मॉडल टी, और जब वो कार सोइचिरो के पास से गुजरी तो वो बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ने लगे। इस एक अनुभव ने उसकी जिंदगी पर ऐसी छाप छोड़ी जिसने मशीन्स के साथ उसके कनेक्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने खेत की मशीन्स के ब्लेड को गीला करना और साइकिल्स की मरम्मत करना सीखा। वो हर तरह के इंजन्स और मोटर्स से इम्प्रेस थे, लेकिन सोइचिरो को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ने की बजाय उसने अपना ज्यादातर बचपन अपने पिता के साइकिल रिपेयर बिजनेस में मदद करते हुए बिताया। स्कूल में पढ़ाई पर कम इंटरेस्ट के कारण ग्रेड्स पर बुरा असर पड़ा और उसके पिता ने उसे काफी समझाया और सजा भी दी, पर ये सब तो छोटी बातें थीं। असली आग तो अभी लगनी बाकी थी। साल 1922 में सोइचिरो को टोक्यो बेस्ड ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कंपनी आर्ट शोकाई के लिए एक मैगजीन एड मिला। उसने सोचा कि ये कंपनी शहर की सबसे पॉपुलर मोटर कार सर्विसेज में से एक थी, तो उन्हें नए वर्कर्स की जरूरत हो सकती है। इसीलिए उसने आर्ट शोकाई को नौकरी के बारे में पूछते हुए एक लेटर लिखा, और किस्मत अच्छी थी कि उसे एक पॉजिटिव जवाब मिला। इसी कारण 15 साल की उम्र में सोइचिरो ने स्कूल छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और अपने सपनों की तलाश में टोक्यो की ओर चल पड़े। जब सोइचिरो टोक्यो पहुंचे तो वो देखकर हैरान रह गए कि गांव की तुलना में शहर का जीवन कितना तेज और अलग था। जब सोइचिरो दुकान पहुंचे तो दुकान के मालिक यूजो ससाकीबारा ने उसके लिए पहले से ही एक काम तैयार कर रखा था। उसे मालिक के बच्चे की बेबी सिटिंग करनी थी। वो लड़का जो मशीनों से प्यार करता था, उसे अब बच्चे संभालने पड़ रहे थे। सोइचिरो ये जानकर निराश हुआ कि अगले कुछ महीनों में वो कोई पैसा नहीं कमा रहा था और उसे सिर्फ एक बच्चे को अपनी पीठ पर लपेटकर ले जाने का काम सौंपा गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मालिक अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस की भारी डिमांड को पूरा नहीं कर सका, इसीलिए उसने आखिर में सोइचिरो को अपनी मदद के लिए बुलाया। भले ही सोइचिरो ने छोटे मोटे काम करके शुरुआत की, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया, जब तक कि वो कंपनी में एक भरोसेमंद मैकेनिक नहीं बन गया। उसकी टैलेंट और डेडिकेशन ने आखिर में मालिक का ध्यान खींचा, जिसने छोटे सोइचिरो को अपनी छत्रछाया में लेने और उसे न केवल मैकेनिकल रिपेयर्स बल्कि कंपनी के बिजनेस साइड को भी सिखाने का फैसला किया। हालांकि मरम्मत के काम में ऑटोमोबाइल्स और साइकिल्स दोनों शामिल थे, लेकिन उस समय कारें आज जितनी पॉपुलर नहीं थी। उसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे और उस समय की ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स फॉरेन मेड थीं। अपने काम की वजह से सोइचिरो जल्दी ही लिंकन्स, मर्सिडीज, डाइमलर्स और यहां तक कि अलग अलग मोटरसाइकिल से परिचित हो गए थे। इस समय के आसपास मोटरस्पोर्ट्स यूरोप, अमेरिका और यहां तक कि जापान में भी तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल कर रही थी, और 1923 में ससाकीबारा ने सोइचिरो सहित अपने वर्कर्स की मदद से रेसिंग कार्स बनाना शुरू किया। उनका पहला मॉडल आर्ट डेमलर था, जिसे सेकंड हैंड डेमलर इंजन का उपयोग करके बनाया गया था, और उनका दूसरा मॉडल कर्टिस था। कर्टिस को एक अमेरिकी कर्टिस बाइप्लेन के एक और सेकंड हैंड इंजन का उपयोग करके बनाया गया था, जिसे एक और अमेरिकी कार मिचेल के चेसिस पर रखा गया था। ये कार 1924 में 5वीं जापानी मोटर कार चैंपियनशिप में रेस करने गई, जिसमें ससाकीबारा के भाई ड्राइवर और सोइचिरो एकम्पनिंग इंजीनियर के रूप में आश्चर्यजनक रूप से पहला स्थान हासिल किया। 17 साल के सोइचिरो के लिए ये एक स्पेशल एक्सपीरियंस था। 1926 में सोइचिरो को मिलिट्री सर्विस के लिए ड्राफ्ट किया गया, लेकिन वो मेडिकल एग्जाम्स पास नहीं कर सका क्योंकि उन्होंने खुलासा किया कि वो कलर ब्लाइंड था। इस प्रकार उसे सेना से छूट मिल गई और उसने आर्ट शोकाई में काम करना जारी रखा, और किस्मत से इस एक कमी ने उसे एक बड़ा मौका दे दिया।
1928 में यूजो ससाकीबारा अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहता था और उसने हमामात्सु में आर्ट शोकाई की एक ब्रांच खोलने का फैसला किया और उसे सोइचिरो पर काफी विश्वास था। इसलिए उसने 21 साल की उम्र के सोइचिरो को नई ब्रांच चलाने के लिए बुलाया। हालांकि सोइचिरो की रिपेयर शॉप को पहले साल के दौरान काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि लोग अपनी कारों को किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहते थे जो इतना नया और इतना यंग था। इसलिए सोइचिरो को उन बचे हुए स्क्रैप्स पर ही गुजारा करना पड़ा जो किसी और रिपेयर शॉप्स ने छोड़ दिए थे। फिर भी सोइचिरो ने इतने सालों की मेहनत और स्किल्स का उपयोग किया और समय के साथ उसने सक्सेसफुली अपने बिजनेस को विकसित किया। 1930 तक उसकी नई दुकान 30 लोगों के स्टाफ वाली हो गई थी। अगले कुछ सालों में यह ब्रांच काफी तेजी से बढ़ी और इतना काम होने के कारण सोइचिरो को अपनी पत्नी को कंपनी चलाने में मदद करने के लिए लाना पड़ा। भले ही सोइचिरो एक शानदार मैकेनिक के रूप में जाना जाता था, लेकिन वो एक पावरफुल रेसिंग ड्राइवर भी था और ये एक और स्किल थी जिसने उसे अपने साथियों से अलग पहचान दिलाई। अपनी दुकान के अंदर सोइचिरो ने हमामात्सु रेस कार बनाई थी, जिसमें उसने एक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जो जापान में 20 साल तक बना रहा। हालांकि उस समय का रेसिंग आज की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक था। जून 1936 में सोइचिरो रेसिंग करते हुए एक गंभीर दुर्घटना में शामिल हो गया और उसका बायां हाथ टूट गया था, उसका कंधा उखड़ गया था और उसके चेहरे पर भी काफी चोटें आई थी। अस्पताल में अपनी चोटों का इलाज करते हुए कुछ महीने बिताने के बावजूद सोइचिरो सिर्फ 4 महीने बाद रेसट्रैक पर लौट आया, लेकिन उसका परिवार रेसिंग में उसकी वापसी से नाखुश था। इसलिए सोइचिरो ने फिर कभी रेस नहीं की। 1936 तक सोइचिरो अपने रिपेयर वर्क से थक चुका था। वो कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए उसने आर्ट शोकाई हमामात्सु ब्रांच को एक अलग कंपनी में बदलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स उससे असहमत थे। इन्वेस्टर्स ने देखा कि रिपेयर शॉप से मौजूदा ऑनर्डर्स और वर्कलोड से काफी प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए वो कुछ और करने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए सोइचिरो ने पिस्टन रिंग्स बनाने के लिए अपनी खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया और उसने तोकई सेकी हेवी इंडस्ट्री नाम की कंपनी खोली और अपने एक करीबी दोस्त शिचिरो काटो को अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया। सोइचिरो और काटो ने अपने नए वेंचर में काफी मेहनत की और एक साथ 8 पिस्टन रिंग रिसर्च सेंटर शुरू किया। सोइचिरो दिन में हमामात्सु ब्रांच में काम करते और रात में पिस्टन में काम करते थे। लंबे समय तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और अगले कुछ सालों के दौरान सोइचिरो ने इतना काम किया था कि उसका वजन कम हो गया था, जिससे उसका चेहरा कमजोर दिखने लगा था। उसके शरीर और दिमाग में जो भी काफी स्ट्रेस था और कई असफलताओं के बाद सोइचिरो ने अपने नॉलेज को बेहतर बनाने के लिए एक इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लेने का फैसला किया। 1929 तक सोइचिरो अपनी नई कंपनी में फुल टाइम काम करने लगे थे। सोइचिरो ने दिन रात पिस्टन में काम करना शुरू कर दिया था। टोयोटा ने सोइचिरो से कंपनी के लिए पिस्टन बनाने के लिए संपर्क किया और उसने जो 50 पिस्टन जमा किए, उनमें से केवल 3 टोयोटा के स्टैंडर्ड को पास कर पाए। यह सोइचिरो के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले कुछ साल जापान के चारों ओर घूमते हुए स्टील मेकिंग कंपनीज और यूनिवर्सिटीज का दौरा करते हुए पिस्टन रिंग्स के मैन्युफैक्चरिंग के अपने नॉलेज को बेहतर बनाने में बिताए। अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस में विश्वास हासिल करने के बाद सोइचिरो ने एक और कोशिश की, जिसका रिजल्ट इनक्रेडिबल था। उसके नए पिस्टन ने न सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल पास किया, बल्कि पूरे देश से ऑनर्डर्स भी आने लगे। इतना कि कंपनी ने ऑनर्डर्स को पूरा करने के लिए करीब 2000 लोगों को हायर किया। सब कुछ सही जा रहा था और फिर अनफॉर्चुनेटली जापान 1941 में पैसिफिक वॉर में शामिल हो गया और सोइचिरो की कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस के सीधे कमांड और कंट्रोल में रखा गया। अगले साल टोयोटा ने कंपनी की 45% इक्विटी ले ली और सोइचिरो को प्रेसिडेंट से सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। चीजें बद से बदतर होती गईं, क्योंकि कई पुरुष कर्मचारियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मिलिट्री सर्विस के लिए ड्राफ्ट किया गया था और उसकी कंपनी को संघर्ष करना पड़ा। सोइचिरो ने अपनी कंपनी को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। 1944 में जापान में एयर रेड सायरन्स तेज होने लगे और जापान हार की ओर बढ़ रहा था। हमामात्सु बहुत खतरे में था
और सोइचिरो की कंपनी एक बॉम्ब ब्लास्ट में नष्ट हो गई। सोइचिरो ने लगभग सब कुछ खो दिया था। युद्ध के बाद सोइचिरो ने अपनी कंपनी के बचे हुए हिस्से को टोयोटा को 4,50,000 येन में बेचने का फैसला किया। युद्ध के 1 साल बाद जापान खंडहर जैसा हो गया था और देश ने एक आर्थिक पतन का अनुभव किया। भोजन की कमी के कारण सोइचिरो को अपनी कार को बाजार तक चलाने और अपने परिवार के लिए भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त गैस भी नहीं मिली। एक दिन सोइचिरो को एक जनरेटर इंजन मिला जो जापानी शाही सेना का था, जिसका उपयोग युद्ध के दौरान एक वायरलेस रेडियो को एनर्जी देने के लिए किया जाता था। यह कोई नया इन्वेंशन नहीं था। बाइक पर मोटर लगाना यूरोप में आम था और इनमें से कुछ तो जापान में भी आ गए थे, लेकिन सोइचिरो जानता था कि देश को सस्ते ट्रांसपोर्टेशन की सख्त जरूरत थी और इसीलिए 1946 में सोइचिरो ने अपनी पुरानी वेयरहाउस का उपयोग करके होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसका एकमात्र एम मोटरसाइकिल्स बनाने का तरीका खोजना था। वहां उसने 12 लोगों के स्टाफ के साथ मिलकर कुछ इंजन्स और स्पेयर पार्ट्स का उपयोग करके एक मोटर बाइक को एक साथ जोड़ने में कामयाब रहे। ये नई बाइसिकल्स तुरंत हिट हो गईं और देश के अलग अलग हिस्सों से ऑन ऑर्डर्स आने लगे। जल्द ही सोइचिरो के पास इस्तेमाल किए गए इंजन्स खत्म हो रहे थे, इसीलिए उसने अपना खुद का डिजाइन बनाने का फैसला किया। 1947 में उसने टाइपे इंजन को पूरा किया और पहली बार होंडा नाम एक मशीन पर लिखा गया। अब शुरू होती है असली कहानी। सोइचिरो ने 1948 में होंडा मोटर कंपनी की स्थापना की, लेकिन सोइचिरो को अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने के लिए और पैसे की जरूरत थी। इसीलिए उसने जापान के सभी साइकिल शॉप ऑनर्स को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्हें बताया कि उसने जापान को फिर से चलाने के लिए एक समाधान सोचा था। 18,000 दुकानों में से उसे 3,000 से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। 1 साल बाद कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल मॉडल डी को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन यह बहुत बड़ी और भारी थी और इस वजह से केवल कुछ ही लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदी। सोइचिरो इससे संतुष्ट नहीं था, इसीलिए उसने मोटर बाइक को स्ट्रिप्ड डाउन कर दिया और एक और बाइक को छोटा और हल्का बनाने के लिए लंबे समय तक काम किया। 3 साल के ट्रायल और एरर के बाद वो एक और मोटरसाइकिल बनाने में सफल रहा और उसका नाम सुपर कब रखा। सुपर कब तुरंत हिट हो गई और इतनी सफल हुई कि उसने एम्परर्स प्राइज जीता। होंडा ने इन्वेस्टर ताकियो फुजीसावा के साथ भी काम किया, जिसने उसे कुछ जरूरी अमाउंट के साथ साथ फाइनेंशियल और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी सिखाई। ये पार्टनरशिप वो नींव बन गई जिस पर होंडा मोटर कंपनी का निर्माण हुआ। सुपर कब 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स पहुंची, जिसकी कीमत सिर्फ $295 थी, जो अन्य अमेरिकी मोटरसाइकिल्स की कीमत का 1/4 थी। और कंपनी की मार्केटिंग और इंजीनियरिंग स्किल्स की बदौलत इसने जल्द ही अपने संबंधित घरेलू बाजारों में ट्रायम्फ और हार्ली डेविडसन दोनों को पछाड़ दिया। लेकिन तब तक सोइचिरो ने अपने मोटरसाइकिल ब्रांड का विस्तार रेसिंग वर्ल्ड में भी कर लिया था। उस समय रेसिंग एक खेल से ज्यादा था। ये इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अपनी कारों और मोटरसाइकिल्स को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। और लकीली रेस ट्रैक पर होंडा को काफी मिली और होंडा का नाम दुनिया भर में फैल गया। 1960 के दशक तक होंडा ड्रीम के 1949 में जारी होने के बाद होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन गई थी। उन्होंने 1968 तक कुल 10 मिलियन मोटरसाइकिल्स का उत्पादन किया था। हालांकि सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बनना सोइचिरो के लिए काफी नहीं था। एक और बड़ा सपना था जिसका वो 8 साल की उम्र से पीछा कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि कार मेकिंग इंडस्ट्री में एंट्री मारना था। जब सोइचिरो ने घोषणा की कि वो ऑटोमोबाइल मार्केट में जा रहा है, तो कई लोगों ने उसे चेतावनी दी कि ये कंपनी के लिए बहुत रिस्की है और उसे केवल मोटरसाइकिल्स बनाना ही बेहतर होगा। इस समय के आसपास जापान में निसान, टोयोटा और कुछ अन्य कंपनियां थीं जो ऑटोमोबाइल मार्केट की कठिन दुनिया में कम्पीट कर रही थीं, और जापानी अधिकारियों ने सोइचिरो को यह समझाने की कोशिश की कि देश को एक और कार मैन्युफैक्चरर की जरूरत नहीं है। लेकिन सोइचिरो ने उनकी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया और अपना ध्यान ऑटोमोबाइल मार्केट में सबसे सफल कार बनाने में किया और लॉन्च की होंडा सिविक। कुछ ही सालों में यह दुनिया की सबसे पॉपुलर कारों में से एक बन गई। इसकी सफलता का एक कारण
1970 में खासकर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स में ओनियल क्राइसिस था। इस पीरियड के दौरान दुनिया भर में ईंधन की कमी फैल गई और इस सोशल प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक बिल्कुल नया फ्यूल मैनेजमेंट का तरीका विकसित किया, जिसे कंपाउंड वोर्टेक्स कंट्रोल्ड कंबशन या CVCC कहा जाता था। इसने लोगों को अपनी कार के साथ ज्यादा दूरी तय करने की अनुमति दी बिना ज्यादा ईंधन जलाए। होंडा सिविक ने अपने वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर जोड़कर एग्जॉस्ट गैसेस के कारण होने वाली पॉल्यूशन की समस्या को भी हल किया, कुछ ऐसा जिस पर उस समय बड़े ऑटोमेकर्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और बस होंडा ऑटोमोबाइल मार्केट में तेजी से पॉपुलर हो रहा था। और फिर आई होंडा अकॉर्ड, जिसने खेल को बदल दिया। शुरुआत में होंडा अकॉर्ड ने एक कॉम्पैक्ट हैचबैक के रूप में शुरुआत की, लेकिन बाद में यह सेडान तक एक्सपैंड हो गई। इस नए मॉडल में सिविक के समान फ्यूल एफिशिएंट फीचर था, लेकिन एक बेहतर मध्यम आकार के साथ और बेहतर इंटीरियर स्पेस और कंफर्ट के कारण होंडा अकॉर्ड बाद में ऑटोमोटिव हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान में से एक बन गई। 80 के दशक की शुरुआत में होंडा मोटर कंपनी जापान में कारों का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। सोइचिरो होंडा 1973 में कंपनी से रिटायर हुए और बाद में 5 अगस्त 1991 को उनकी मृत्यु हो गई। होंडा अब कई इंडस्ट्रीज में फैल गया है, जिनमें जेट्स, बोट इंजन्स, पावर इक्विपमेंट और रोबोट्स भी शामिल हैं। सोइचिरो होंडा की कहानी हमें सिखाती है कि हार मत मानो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ सीखने की लगन है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। वैसे आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।